मैं दुल्हन बनी ससुराल में दाखिल हुई तो इतना आलिशान बंगला देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा होने वाला ससुराल इतना बड़ा और शानदार होगा। मुझे तो बस यही मालूम था कि ये लोग बहुत अमीर और खाते पीते हैं, लेकिन मैंने ऐसी आलिशान जगह के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी थी कि अच्छा हुआ कि मैंने इससे शादी के लिए हामी भर ली और मेरी किस्मत चमक उठी। अपनी बहन की मौत का जो गम मुझे कितने महीनों से सता रहा था वो कहीं सो गया था और अब मैं उसके मरने पर भी खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही तो मुझे ये सब कुछ नसीब हुआ था। मेरे सास ससुर ने मुझे ड्राइंग रूम में जहाजी साइज सोफे पर बैठाया। एसी की ठंडी ठंडी हवा से पूरा कमरा ठंडा हो रहा था। मैं हैरान और परेशान आंखें फाड़े वहां मौजूद एक एक महंगी से महंगी चीजों को देख रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कीमती चीजें नहीं देखी थी। मेरी सास ने एक बड़ा सा जेवर का डब्बा खोला और हीरो का हार निकालकर मेरे सामने रखते हुए कहने लगी कि रागिनी, ये हमारा खानदानी हार है और तुम हमारी इकलौती बहू हो, इसलिए आज से तुम्हारा हुआ। इस हार की जगमगाहट ने तो मुझे अंधा कर दिया था। मैंने जल्दी से उस पर हाथ फेरा और उन हीरो को महसूस करने लगी जिनकी चमक मेरी सारी जिंदगी को रोशन करने वाली थी। मेरे सास ससुर दोनों ही मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और मैं अपने पति को ढूंढ रही थी जो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरी सास ने मेरी बेचैनी महसूस की तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तुम्हें सारी जिंदगी यही तो गुजारनी है। तुम्हारा पति कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे ससुर ने एक नौकरानी को आवाज दी और उसे आदेश दिया कि मुझे मेरे कमरे में छोड़ आए। जैसे ही मैं सोफे से उठी, मेरी सास आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, बेटी, कमरे में जो कुछ भी हो वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो कहने लगी, समझा करो बेटी, कुछ बातें चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती है। कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो कभी अपने कमरे की कोई बात किसी को न बताना, फिर चाहे वो तुम्हारी माँ हो या बहन। अपनी सास की बात का मतलब समझते हुए मैं शर्मा गई और कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। मेरी सास ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम तो बहुत ही समझदार बच्ची हो, बस इसी तरह समझदारी से काम लोगी तो हमेशा खुश रहोगी। मैं मुस्कुराकर नौकरानी के पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ चल पड़ी और यही सोचती रही कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला है और सास ससुर भी इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। यकीनन मेरी खूबसूरती और सेवा से पति भी मेरा हो जाएगा और मैं एक महारानी वाली जिंदगी गुजारूंगी। इन्हीं सोचों में गुम मैं अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो नौकरानी मुझे वहां छोड़कर चली गई। मैंने जैसे ही कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुद ही खुलता चला गया। मैं सुर्ख लाल रंग के घेरेदार लहंगे में थी। मैंने अपना लहंगा संभाला और आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा शायद ऑटोमेटिक था क्योंकि वो खुद ही बंद हो गया था। मुझे अपना पति नजर न आया तो मैं बेड पर बैठ गई। कमरे में ही वॉशरूम भी था। मुझे लगा कि मेरा पति वॉशरूम के अंदर होगा और कुछ ही देर में जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैंने अपना सर झुका लिया। घूंघट में पहले ही डाल चुकी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मेरा घूंघट उठाए, मेरा चेहरा देखे और मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप मेरे करीब सुनाई दी तो मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा और जैसे ही मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी सांसें रुक गई और जो कुछ उसने मुझसे कहा वो सुनकर मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैं रोती भागती कमरे से निकलकर अपनी सास ससुर के पास पहुंची थी जो अभी तक ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मैं रोते हुए उनके कदमों में गिर गई क्योंकि मुझ पर हकीकत खुल चुकी थी। मेरा नाम रागिनी है और मेरा संबंध पठानकोट से है। मैं इंटर की छात्र थी और अपना पहला पेपर देकर कॉलेज से घर लौटी थी। इतनी गर्मी में ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था और ड्राइंग रूम में कुछ मेहमान बैठे हुए थे। पता नहीं अब कौन आ गया था। मैं पहले ही बहुत थकी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से जैसे हमारा घर का माहौल चल रहा था, मैं सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मेरी बड़ी बहन रूही ने अचानक ही आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्महत्या ने हम सब को हिलाकर रख दिया था। कोई भी नहीं जानता था कि रूही ने आत्महत्या क्यों की है, न ही मुझे कुछ ज्ञान था। हम पहले ही गरीब घराने से संबंध रखते थे और हमारी क्लास में ऐसी बातें तो बहुत ही बदनामी का सबब बनती है। रूही का तो रिश्ता भी तय हो चुका था, इसलिए माँ बाबा को इस बात की फिक्र सता रही थी कि अगर उसके ससुराल वालों तक ये बात पहुंची तो बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने रात के अंधेरे में ही रूही का अंतिम संस्कार कर दिया था।
और खानदान भर को यही बताया था कि रूही अपनी मौसी के घर बटाला गई है। बाबा और माँ का यही ख्याल था कि वो बाद में कोई भी बहाना करके इस रिश्ते को तोड़ देते और यूं किसी को भी रूही की आत्महत्या का पता न लग पाता। और बाद में हम बटाला जाकर आते तो बाबा सबसे ये कह देते कि हम वहीं रूही की शादी कर आए हैं। दरअसल बाबा को डर था कि अगर खानदान वालों और रूही के ससुराल वालों को रूही की आत्महत्या का पता चला तो लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे और फिर बाकी बहनों का रिश्ता होना भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी दूसरी बेटियों के बारे में सोचते हुए बाबा ने अपने इतने बड़े गम को सीने में दबाकर रूही का रात के अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। और वो राज भी रूही के साथ ही मिट चुका था कि उसने भरी जवानी में आत्महत्या क्यों की थी, जबकि वो अपने रिश्ते से भी राजी थी और अपनी शादी को लेकर भी बहुत खुश थी, क्योंकि ये शादी उसकी मोहब्बत और पसंद से हो रही थी। लेकिन फिर अचानक ही वो सब कुछ छोड़ गई थी। ना ही मैं अपनी जुड़वा बहन के मरने पर आंसू बहा सकी और ना ही खुलकर अपने दुख का इजहार कर सकी, बल्कि दुनिया के आगे तो हमें मुस्कुराना ही पड़ता था। ऊपर से सोच सोच कर मैं दुखी हो जाती कि मेरी हंसती बोलती बहन ने अचानक रात के अंधेरे में अपनी जान क्यों ले ली। ना ही उसे कोई परेशानी थी और ना ही कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी ही हार जाती। वो अपने मंगेतर अभिजीत से भी बहुत मोहब्बत करती थी और अगर ऐसा वैसा कुछ था भी तो रूही ने कभी हम में से किसी से कोई जिक्र क्यों नहीं किया था। रूही को गए महीना होने वाला था, लेकिन मैं दिमागी तौर पर अभी भी ठीक नहीं हुई थी। घर का माहौल भी बहुत गमज़दा सा था। आज जब मैंने देखा कि घर मेहमान आए हुए हैं तो मैंने ड्राइंग रूम में झांकने की बजाय मेहमानों को नजरअंदाज कर देना सही समझा। वैसे भी माँ मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी। हमारे घर आए रोज ही कोई न कोई आता रहता था। मैंने सोचा कि उनके जाने के बाद माँ खुद ही बता देगी कि कौन आया था, मगर जब माँ मेरे पास कमरे में आई तो एक ऐसी बात बताई कि मैं उछल पड़ी। माँ कह रही थी कि रूही के सास ससुर आए थे क्योंकि तुम्हारे बाबा ने उनसे कोई बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ने की बात की है, लेकिन वो लोग किसी कीमत पर रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। उनका बेटा रूही से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसके बगैर नहीं रह सकता और इस रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने एक ऑफर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। लेकिन जब माँ ने उनकी ऑफर मुझे बताई तो मुझे लगा कि रूही की मौत के सदमे ने शायद माँ का दिमाग खराब कर दिया है या फिर मेरे ही सुनने में कोई गलती हो गई है। लेकिन मैंने दोबारा वही बात दोहराई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। माँ कह रही थी कि कुछ देर पहले तुम्हारे बाबा ने फोन पर उन्हें रिश्ते के लिए इनकार किया तो वो लोग दोबारा रिश्ता लेकर आए और वो हर हाल में अपने बेटे से रूही के रिश्ते के ख्वाहिशमंद है। यहाँ तक तो ये बात ज्यादा हैरान कर देने वाली नहीं थी, लेकिन असल बात तो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी जो माँ ने उसके बाद मुझे बताई थी कि इस शादी के बदले वो हमें 50 लाख रुपए देने के लिए राजी हैं। और ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। माँ रोते हुए कहने लगी कि देखो रूही की किस्मत कैसे बदलने वाली थी। उसके लिए इतने बड़े बड़े घराने वाले रिश्ते के लिए तड़प रहे हैं। उसने पता नहीं किसके पीछे अपनी जान ले ली है, जबकि वो तो खुद भी अभिजीत से मोहब्बत करती थी। अगर आज वो जिंदा होती तो हमारे हालात ही बदल जाते। हम उसकी धूमधाम से शादी करते और 50 लाख रुपये भी मिल जाते। इस गुर्बत और तंगदस्ती की जिंदगी से भी हमारी जान छूट जाती। मुझे तो अभी तक माँ की बात ही हजम ना हुई थी। मैंने माँ से कहा कि ये कौन लोग हैं जो रूही को अपने घर की बहू बनाने के लिए 50 लाख रुपया देने के लिए भी राजी हैं। माना वो बहुत खूबसूरत और जवान थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इससे शादी के लिए 50 लाख रुपये दे दे। मैं भी तो रूही से मिलती जुलती ही हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि कोई मुझसे शादी करने के लिए इतनी बड़ी रकम दे देगा। अभिजीत को तो बड़ी अंधी मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर माँ एकदम चौंक गई और कहने लगी, रागिनी ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही है। तूने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। माँ की बात सुनकर मैं नासमझी से माँ को देखने लगी। माँ के चेहरे पर अचानक ही मुस्कुराहट आ गई थी और मैं हैरानी से माँ के बदलते हुए भाव को देख रही थी। माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुमने ही तो मुझे याद दिलाया है कि तुम रूही जैसी ही हो और मुझे भी ये फर्क मुश्किल से नजर आता है, तो किसी दूसरे को क्या खाक पता चलेगा। अगर आज से मैं तुम्हें रागिनी की बजाय रूही कहकर पुकारूं तो दुनिया बहुत आसानी से धोखा खा जाएगी। मैंने तुरंत इनकार में सर हिलाया और माँ से कहा कि ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। मैं अभी कॉलेज जाती हूँ और मेरी पढ़ाई अधूरी है। मैं रूही की जगह शादी नहीं कर सकती। उसके ससुराल वाले अगर मुझे पहचान गए तो कभी न कभी ये सच्चाई खुल जाएगी। उसके बाद मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। माँ कहने लगी, बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हारी इस शादी से हम सब की जिंदगी बदल जाएगी और तुम भी राज करोगी। क्या सारी जिंदगी गरीबी की हालत में अपने बाप की चौखट पर ही गुजार दोगी? तुम्हारी बहन ने तो रात के अंधेरे में आत्महत्या करके हमारे मुंह पर कालिख पोत दी है।
अब कम से कम तुम ही हमारा मान रख लो। अच्छी तरह सोच लो, किस्मत बार बार ऐसा मौका नहीं देती। जो लड़का इस शादी को करने के लिए लाखों रुपये दे सकता है, वो लड़का तुम्हें कैसे रानी बनाकर रखेगा? जरा सोचो तो सही। रूही तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अगर उसका नाम और उसकी पहचान हमारी जिंदगी बदल सकते हैं तो हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। माँ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और मैं ये सोच रही थी कि जो व्यक्ति रूही से इतनी मोहब्बत करता है, उसे इस तरह धोखा देना क्या ठीक होगा? आने वाले 2 दिन उठते बैठते माँ मुझे यही बात समझाती रही कि उसमें हम सब की भलाई है। इस तरह घर के भी हालात बदल जाएंगे और मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। मुझसे छोटी दोनों बहनों की शादियां भी धूमधाम से हो जाएगी। माँ ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मेरे इनकार की गुंजाइश ही न बची थी और दुनिया की नजरों में रागनी से रूही बन गई थी। माँ ने रूही के ससुराल वालों को कह दिया था कि हम इस शादी के लिए राजी हैं और रूही बटाला से वापस आ रही है। आप जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करें। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो गए थे। अगले ही दिन मेरे सास ससुर ढेर सारा सामान, महंगे महंगे तोहफे लेकर हमारे घर चले आए और माँ ने मुझे उनके सामने तैयार करके बैठा दिया। मैं और रूही इस कदर मिलते जुलते थे कि हमारे करीबी रिश्तेदार भी धोखा खा जाते थे। रूही के ससुराल वालों के लिए तो मुझे पहचानना मुमकिन ही नहीं था। वो लोग बहुत आसानी से धोखा खा गए और मैंने रूही की जगह ले ली। माँ अपनी इस बेईमानी को अपनी अक्लमंदी समझकर बहुत खुश थी, जबकि मुझे ये खौफ सता रहा था कि अगर कभी ये राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे ससुराल वालों ने 1-2 दफा रागिनी यानी मेरे बारे में भी पूछा था और माँ ने बातों बातों में उनकी बात गोल कर दी थी। इस कदर जल्दी जल्दी का शोर मचा था कि मेरे ससुर ने माँ के हाथ पर 50 लाख रुपये रखकर 1 हफ्ते में ही मेरी शादी अपने बेटे से करा दी और मैं विदा होकर अपने पति के घर पहुंच गई थी। विदाई से पहले माँ ने मुझे सख्त अंदाज में कहा कि मैं कभी इस बात को अपने पति और ससुराल वालों पर जाहिर ना होने दूं कि मैं रूही नहीं बल्कि रागनी हूँ। 50 लाख रुपये देखकर माँ की आंखों में चमक आ गई थी और माँ ने मुझे आहिस्ता से कहा कि शादी के बाद भी तू अपने पति के पैसों से हमारी मदद करते रहना। विदाई होकर जब मैं ससुराल पहुंची तो ऐसा आलीशान घर और कीमती चीजें देखकर हैरान रह गई। और फिर सास की तरफ से मिलने वाले हीरो के हार ने तो मुझे अंधा ही कर दिया था। मैं भूल गई थी कि 2 महीने पहले ही मेरी जवान बहन हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी और आज मैं उसका नाम लेकर उसकी जगह दुल्हन बनी बैठी हूँ। मैं तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझ रही थी, लेकिन जब मैं कमरे में पहुंची और मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मुझे पता चला कि ये मेरी खुशकिस्मती नहीं बल्कि बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ है। मैं उल्टे कदमों दौड़ती हुई अपनी सास के पास पहुंची और उनके कदमों में गिरकर रोने लगी कि वो मुझे मेरे घर भेज दे। लेकिन मेरी सास कहने लगी कि बेटी, मैंने तुम्हें समझाया तो था कि अपने कमरे में होने वाली किसी बात का जिक्र किसी से न करना। ये तुम्हारे और तुम्हारे पति का आपसी मामला है और इसे अपने कमरे की 4 दीवारी में ही रखो। अपनी सास की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने आज तक इतनी बेरहम औरत नहीं देखी थी जिसे मेरी तकलीफ और मेरी परेशानी नजर ही नहीं आ रही थी, बल्कि वो मुझे मेरी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सबक पढ़ा रही थी जिसका मुझे कोई फायदा ही नहीं होने वाला था, क्योंकि जिसे मैं अपना पति मानकर इस घर में आई थी वो मेरा पति तो क्या बल्कि इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। मेरे ससुर ने मुझे कहा कि उठो और वापस अपने कमरे में जाओ। तुम्हारा काम हमारे बेटे की सेवा करना और उसका आदेश मानना है। इस शादी के लिए मैंने तुम्हारे घर वालों को 50 लाख रुपये दिए हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये शादी तुमने अपनी मोहब्बत से की है। मेरा बेटा भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब तुम दोनों साथ मिलकर कदम बढ़ाओ ताकि जिंदगी आसान हो जाए। मैंने नफरत से अपने ससुर को देखा और कहा कि आप किस जिंदगी और किस शादी की बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने मुझसे शादी क्यों की है? मेरे ससुर कहने लगे कि ये बात तो तुम शादी से पहले ही जान गई थी, लेकिन फिर भी 50 लाख रुपये देखकर तुमने शादी की है ना, तो अब पछताने की क्या जरूरत है? अपने ससुर की बात सुनकर मुझ पर कयामत गुजर गई थी और मैं जान गई थी कि मेरी जवान बहन ने क्यों रातों रात अपनी जान ले ली। वो मेरे ससुराल वालों और मेरे पति का वो भयानक रूप देख चुकी थी जिसके बाद उसके लिए शादी करना नामुमकिन था और जो कुछ उसके साथ हुआ था वो बताने के लायक न था। इसलिए उसने जिंदगी को छोड़कर मौत को चुना और रात के अंधेरे में खुद को पंखे से लटका लिया था। मैं अपनी लालच और अपनी माँ के लालच की वजह से ऐसी जगह फंस गई थी कि जहां से निकलना मुमकिन ही नहीं था। मेरे ससुर ने साफ शब्दों में मुझे बता दिया था कि बाहर हर जगह गार्ड खड़े हैं और मैं उनकी मर्जी और इजाजत के बगैर घर से बाहर भी नहीं निकल सकती और ना ही कभी अपने कमरे में होने वाली कोई बात किसी से कह सकती हूँ। मेरी सास ने एक नौकरानी को इशारा किया तो वो मुझे पकड़कर मेरे कमरे तक ले गई और जबरदस्ती कमरे के अंदर करके दरवाजा बंद कर दिया जहाँ मेरा पति पहले से मौजूद था।
वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, रूही तुमने तो हद ही कर दी। ये पहली दफा तो नहीं है जब हम एक दूसरे के साथ हों, लेकिन तुमने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया है। मैं बेबसी से उस व्यक्ति के चेहरे को तक रही थी जो कहीं ना कहीं मेरी बहन का कातिल था। मेरी बहन रूही और अभिजीत एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं और रूही जुड़वा थी, लेकिन मैंने 2 साल बीमारी की वजह से स्कूल छोड़ दिया था और इसीलिए मैं पढ़ाई में उससे पीछे रह गई थी। रूही को वही अभिजीत से मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी और यही वजह थी कि अभिजीत खुद रूही के पीछे पड़ गया था। रूही बहुत ही सुलझी हुई और एक संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने हराम रिश्ते में पड़ने की बजाय अभिजीत से कहा कि वो इज्जत से रिश्ता भेज दे, और अभिजीत ने रूही का दिल जीतने के लिए अपने माँ बाप को भेज दिया और यूं उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। यह रिश्ता भेजकर अभिजीत ने न सिर्फ रूही का दिल जीता था बल्कि उसका एतबार भी हासिल कर लिया था। रूही ये समझने लगी थी कि अभिजीत उससे सच्ची मोहब्बत करता है, जबकि उसका मकसद तो कुछ और ही था। मोहब्बत के नाम पर अभिजीत ने रूही को मजबूर किया कि वो इससे तन्हाई में मुलाकात करे, और रूही अपनी मोहब्बत और जज्बात के हाथों मजबूर होकर मिलने के लिए गई तो अभिजीत ने न सिर्फ उसे अपनी हवस का निशाना बनाया बल्कि उसकी ऐसी वीडियोज भी बनाई जिनके दर्द को सपनों में भी नहीं सोचा जा सकता। अभिजीत का इरादा था कि वो अपनी हवस पूरी करके रूही को छोड़ देगा, और उसने ऐसा ही किया था। जिस रात रूही ने आत्महत्या की, उस रात अभिजीत ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अब वो रूही से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। और इसी सदमे में रूही ने उस रात खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उसे अपने बेआबरू हो जाने का सदमा और अभिजीत की बेवफाई का दुख था। लेकिन रूही के स्वर्गवास के कुछ दिनों बाद जब अभिजीत ने रूही की वीडियो बेचना शुरू की तो बहुत महंगे दामों बिकने लगी, और उस वक्त अभिजीत को एहसास हुआ कि वो रूही जैसे कीमती और नायाब हीरे को नहीं खो सकता, क्योंकि रूही उसे भविष्य में करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचा सकती थी। शादी की रात जब अभिजीत ने घूंघट उठाया तो उसने यही बात कही थी। उसने रूही की वीडियो कई $1000 में बाहर मुल्कों में बेची थी और उससे हासिल होने वाले पैसे ही मेरे माँ बाप को देकर मुझसे शादी की थी। रूही यानी मैं अब उसके लिए पैसे कमाने वाली एक मशीन थी, और वो शादी की रात भी हमारी वीडियो बनाकर उसे बेचने की ख्वाहिश रखता था। मुझे लगा था कि मेरी सास ससुर इस बात से अनजान होंगे, और इसलिए मैं अपने ससुर के कदमों में गिर गई और उन्हें सारी सच्चाई बताई, मगर वो तो पहले से ही सारी हकीकत जानते थे। और इतना बड़ा बंगला और ये सारा पैसा भी इसी तरह की काली कमाई का नतीजा था। मैं एक दफा फिर अभिजीत के सामने उसके कमरे में खड़ी थी और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी बहन ने अपनी आबरू गवाकर खुदकुशी की थी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अभिजीत मुझ पर काबू पाने के लिए मेरे करीब आया तो मैंने बिना सोचे समझे गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा और वो वहीं बेहोश हो गया। उसे मुझसे इस हमले की कतई तवक्को नहीं थी, इसलिए वो खुद को बचा नहीं पाया था। मैंने उसी का फोन उठाकर पुलिस को फोन लगाया और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। कुछ ही देर के इंतजार के बाद पुलिस की एक बड़ी तादाद ने बंगले पर छापा मारा और अभिजीत और उसके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मोबाइल फोन से मेरी बहन रूही की वीडियो भी बरामद हुई थी। पुलिस वालों ने मुझे यकीन दिलाया था कि उस वीडियो को वो पब्लिक नहीं होने देंगे और अभिजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। अपनी शादी की रात ही मैं वापस अपने मायके पहुंच गई थी और सारा सच जानकर मेरे माँ बाप के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे बाबा ने ईश्वर का धन्यवाद किया था कि मैं बेआबरू ना हुई थी और रूही की तरह मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया है और माँ को भी ये बात समझ आ गई है कि गरीबी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसान का बेआबरू हो जाना जरूर एक सजा है। मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि मोहब्बत में अंधे होकर गैर मर्दों से कभी तन्हाई में मिलने की गलती न करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इंसान कब कहां और कैसे बहक जाए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।